नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग है और राइज सिविल सर्विस एकेडमी के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, लास्ट क्लास में अपन 2 लेक्चर जो है वो पूरे कर चुके हैं लॉ के, और एक बहुत हद तक आपको ये बताया भी गया कि लॉ कैसे महत्वपूर्ण है, लॉ का कौन सा पोर्शन है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, ज़्यादा महत्व रखता है, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। मित्रों, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे पिछले 2 वीडियोस में। अपन जो 47 सेक्शन है, धारा 47 है, वहाँ तक आ चुके थे, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन आज बात करेंगे किसकी, 48 धारा से। धारा 48 जो है वो अभिधारियों के मध्य भूमि के विनिमयों का उपबंध करती है, माने भूमि कैसे विनिमय किया जाएगा, भूमि कैसे ट्रांसफर की जाएगी, इसकी बात करती है धारा 48। अब देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेसर इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें जहां पर डेफिनेशन आएंगी, जहां पर परिभाषाएं आएंगी, वो सेक्शन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। धारा 49 किसकी बात करता है भैया? चकबंदी की बात करता है। चकबंदी के लिए विनिमय का प्रावधान है। चकबंदी के लिए विनिमय हेतु आवेदक, सहायक जो जिलाधीश है उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, और आवेदन जो है वो सहायक जिलाधीश का मतलब हो गया आपके असिस्टेंट एडीएम हो गया, इसके लिए अपन बात कर रहे हैं, इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 50, अच्छा चकबंदी क्या होती है? चकबंदी का मतलब हो गया छोटे छोटे टुकड़ों को जो जोड़कर क्या करना, एक बड़ा चक बनाना, एक बड़ा क्षेत्र बनाना। धारा 50 क्या कहता है? धारा 50 ये स्पष्ट करती है कि विनिमय होने जाने पर भूमि के अधिकारों में परिवर्तन नहीं होता, वरन वे वही रहते हैं जो विनिमय से पूर्व थे। तो ये कौन सी धारा है? धारा 50 हो जाएगी। When we talk about धारा 51, जब धारा 51 की बात करेंगे तो ये किसी भूमि के पट्टे, बंधक या अन्य अधिकार का बोझ अन्य ऐसी भूमि पर अंतरित हो जाएगा, जैसा कि पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात सहायक कलेक्टर अपने आदेश में उल्लिखित करता है। आगे देखते हैं। धारा 48 और धारा 49 के अंतर्गत भूमि का विनिमय अगर होता है, मतलब चकबंदी के लिए या सामान्यतः अगर भूमि का विनिमय होता है, तो ऐसे में अधिकार अभिलेख में तत्संबंधी समुचित प्रविष्टि की जाएगी, यह कहती है धारा 52। 53 क्या कहेगा? भूमि विभाजन की रीतियों का उल्लेख करती है। अब भूमि विभाजन कैसे कैसे होगा? सह अभिधारियों के मध्य करार के द्वारा, सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश के द्वारा, और धारा 55 के अंतर्गत काश्तकारी के समर्पण हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। अब कौन कौन सी शर्तें हैं वो शर्तें आप आगे देखेंगे। इसमें आएगा धारा 56 कहती है कि भाई समर्पण से पूर्व, माने आपने भूमि क्या कर दी है? समर्पित कर दी है, तो समर्पण से पूर्व अभिधारी द्वारा अपने समर्पण करने के आशय की भूमिधारी की सूचना दी जानी आवश्यक है। ऐसी सूचना पंजीकृत भेजी जाएगी, पंजीकरण के लिए भेजी जाएगी। ऐसी सूचना 1 मई से कम 30 दिन पहले दी जाएगी। 1 मई जो है वो एक फाइनल डेट है, इससे कम से कम 30 दिन पहले दी जाएगी। और यदि उपरोक्त सूचना नहीं दी जाती है तो अभिधारी समर्पण की दिनांक से आगामी कृषि वर्ष का लगान भूमिधारी को देने के लिए दायित्वाधीन होगा। अगर उन्होंने नहीं किया है, सूचना नहीं भेजी गई है, तो जो लगान है वो कौन चुकाएगा? अभिधारी चुकाएगा। आगे देखते हैं। अब धारा 57 ये क्या कहती है? ये लागत वृद्धि की दशा में समर्पण का अधिकार प्रदान करती है। लागत वृद्धि का, अगर लागत बढ़ रही है तो अभिधारी को समर्पण का अधिकार प्रदान करती है। अभिधारी डिक्री या आदेश की दिनांक से 30 दिन के भीतर अपने समर्पण के आशय की एक पंजीकृत सूचना भूमिधारी को भेज सकता है। तो ये बेसिकली आपके लेसन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट आती है 58। यह उपबंधित किया गया है कि भूमिधारी सूचना को अमान्य घोषित किए जाने हेतु वाद दायर कर सकता है। धारा 49 भूमिधारी को समर्पित किए गए भूमि क्षेत्र में प्रवेश कर उसे अपने कब्जे लेने का अधिकार प्रदान करती है। आगे देखें। धारा 71 ये क्या कहता है बच्चों? धारा 71 के द्वारा सुधार करने पर प्रतिबंधों का उल्लेख किया जाता है, माने आप भूमि में सुधार नहीं कर सकते हैं। सुधार के लिए 2 प्रकार के प्रतिकर का उल्लेख है। प्रतिकर का मतलब हो गया कर के ऊपर कर, और ये कौन कौन से हैं? एक तो हानि के लिए प्रतिकर और सुधार के लिए प्रतिकर। प्रतिकर की रकम की अवधारणा धारा 75 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार जो है वो क्या की जाएगी? अनुपालन में लाई जाएगी, अनुपालित की जाएगी। धारा 76 जो है वो अन्य भूमियों को लाभ पहुंचाने वाले सुधार कार्यों का उपबंध करती है। आगे देखते हैं। धारा 77 यह सुधार कार्य के लागत के अवधारण और उनके पंजीकरण के बारे में प्रावधान करती है। तहसीलदार द्वारा निर्धारित लागत को निश्चयात्मक माना गया है। मतलब लागत कौन निर्धारित करेगा? तहसीलदार। और ये कैसा माना जाएगा? निश्चयात्मक या सर्टेन माना जाएगा। आगे देखते हैं। धारा 78 क्या करता है? सहायक जिलाधीशों को सुधार संबंधी विवादों को निर्णय देने का अधिकार प्रदान करता है। अगर कोई विवाद है, सुधार संबंधी विवाद है, तो निर्णय कौन देगा? सहायक जिलाधीश देगा। ये कहती है धारा 78।
88 क्या कहता है? 88 के अंतर्गत काश्तकारी अधिकारों की घोषणा के लिए वाद दायर किया जा सकता है और ऐसा वाद निम्नलिखित में से किसी के द्वारा भी दायर किया जा सकता है। कौन कौन आ सकते हैं इसमें? आसामी अभिधारी, और कौन आ सकता है? एक सह अभिधारी, खुदकाश्त स्वामी, शिकमी आसामी, भूमिधारी, और ये सब जो भूमिधारी जो कि राज्य सरकार का नहीं है, राज्य सरकार नहीं होनी चाहिए, ये सब भी इसमें शामिल हो सकते हैं। भूमि के खुदकाश्त होने की घोषणा के लिए वाद धारा 19 में क्या किया गया है? संस्थित किया जा सकता है। आगे देखते हैं 91 क्या कहती है? ऐसे अधिकारों की घोषणा के लिए वाद दायर करने का संबंध करती है, उपबंध करती है, जो कि 88, 89 और 90 तीनों में उल्लिखित नहीं है। आगे देखते हैं धारा 92 ये क्या कहता है? कोई भी भूमि क्षेत्रों के संबंध में एक ही वाद दायर करने का प्रावधान है जिसका उद्देश्य समान पक्षकारों के लिए वादों व कार्यवाहियों की बहुलता को रोकना है। 92 क्या कहता है? इसके अंतर्गत स्थायी व्यादेश विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अध्याय 10 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाएगा। धारा 93 क्या कहता है? आसामी के लगान के भुगतान के दायित्व को घोषित करती है। इसी प्रकार का प्रावधान धारा 90 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में दिया गया है। सेम है, आगे पढ़ेंगे भू राजस्व अधिनियम, उसमें भी ये प्रावधान आता है। अब कुछ चीज देखते हैं। प्रारंभिक लगान किसे कहेंगे? इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अभिधारी भूमि के अधिवास के लिए, अधिवास का मतलब रहने के लिए, स्वीकार किए जाने पर उतना लगान संदत्त करने का दायी होगा जितना उसके भूमि या भूमिधारी के बीच तय किया जाए। कौन सी धारा कहती है? धारा 94 इसके बारे में चर्चा करती है। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा धारा 96 की, तो यह उस अधिकतम लगान का उल्लेख करती है जो राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाएगा। लेसर इंपॉर्टेंट है, आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर 97 जो है वो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्य सरकार नगद लगानों की वह अधिकार राशि निर्धारित करने के लिए संशक्त है जो भू संपत्ति धारक द्वारा आसामी या आसामी द्वारा शिकमी आसामी से वसूल की जा सके। आगे एक और आती है धारा 98, यह है राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों में जहां भू राजस्व बंदोबस्त में निश्चित क्या हो गया हो, निश्चित कर दिया गया हो तथा लगान आसामियों द्वारा नकद में दे है, ऐसे अधिकतम लगान दर विहित करने के लिए सशक्त करती है राज्य सरकार को। ऐसा लगान भू राजस्व के 3 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। भू राजस्व की जो वैल्यू है उससे कितना मैक्सिमम ले सकते हैं अपन? 3 गुने तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। एक और आती है धारा 99 किसकी बात करती है? यह स्पष्ट करती है कि बंदोबस्त क्षेत्र में शिकमी आसामी नगद में लगाना या भुगतान करने हेतु अपेक्षित होंगे। इसके अलावा अधिकतम लगान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी और वह उस रकम के दुगने से अधिक नहीं होगा जो कि अभिधारी द्वारा देय होती है। वहां पर 3 गुना, यहाँ पर 2 गुना। धारा 100 इंपॉर्टेंट है, यह उन व्यक्तियों में उल्लिखित उन व्यक्तियों को उल्लेख करती है जिनको देय नकद लगान की राशि उस रकम की 1.5 गुनी तक हो सकेगी जो उक्त धाराओं के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है। कौन कौन से व्यक्ति होंगे ऐसे? विधवा आएगा, वयस्क आएगा, असमर्थ व्यक्ति आएगा और 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति आएंगे। ऐसा विद्यार्थी आएगा जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होगा, अध्ययन का कार्य कर रहा होगा। आगे देखो धारा 101 क्या कहती है? धारा 101 इसमें कहा गया है कि 98, 99 और 100 3 धाराओं के प्रावधान उन भूमियों पर लागू नहीं होंगे। कौन से पे नहीं होंगे? जिनमें फलदार वृक्ष उपलब्ध हैं। ना तो उनका विनिमय किया जाएगा, ना ही उन पे क्या लगाई जाएगी? लगान लगाई जाएगी। कौन सी धारा है? धारा 101 का। और कैसे वृक्ष होने चाहिए? फलदार वृक्ष होने चाहिए। आगे देखते हैं 102 यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई भूमिधारी अधिकतम लगान के अतिरिक्त लगान वसूल करता है तो आसामी इस संबंध में किसको करेगा? तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, परंतु ऐसा आवेदन पत्र उक्त वसूली से 3 वर्ष के भीतर ही क्या किया जाएगा? प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट 3 वर्ष है, वसूली के 3 वर्ष के अंदर करना होगा, तहसीलदार के समक्ष करना होगा। ये धारा 102 के प्रावधान है। 101 और 102 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं धारा 103 ये कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख करती है जिनमें सहायक जिलाधीश को आवेदन प्रस्तुत कर जिन्स लगान को नगद लगान में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्स का मतलब हो गया अनाज की फॉर्म में लगान प्रस्तुत करना, लगान देना। तो ये कहता है कि धारा 103 जो है वो क्या कर रही है? जिन्स लगान को नगद लगान में परिवर्तित कर सकती है। और धारा 104 क्या कहता है? इसके अनुसार कोई भी भूधारी अपने आसामी से प्रत्येक उपज की कुल उपज के 1/6 भाग से अधिक लगान वसूल नहीं कर सकता है। 1/6 मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा लगान वसूल नहीं होगा। 104 भी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। आगे देखें
किसी भूमि क्षेत्र के लगान की संगणना कैसे की जाएगी? साधारणतया उस क्षेत्र के लिए जिसमें उक्त भूमि क्षेत्र स्थित है स्वीकृत और निर्धारित की गई लगान दरों के अनुसार ही की जाएगी। लगान दर स्वीकृत कौन करता है? अभी बताया था, तहसीलदार करेगा। फिर आगे देखते हैं धारा 161, इंपॉर्टेंट है। धारा 161 में इस सामान्य नियम का उल्लेख किया गया है कि किसी भी आसामी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, बेदखली के आधार। बेदखल कैसे कर सकते हैं? एक तो लगान के बकाया की डिक्री के निष्पादन में बेदखली, धारा 174 आ गया, और अवैध अंतरण या शिकमी पट्टेदार पट्टे पर देने के कारण बेदखली 175 आ गया, और हानिपद कार्य या शर्त भंग के कारण बंदोबस्त या बेदखली धारा 177, और खुदकाश्त आसामियों, गैर खातेदार आसामियों और शिकमी आसामियों की बेदखली धारा कितने हो जाएगी? 180। अतिचारियों की बेदखली धारा 183, और अंत में आएगा बंधक की अवधि समाप्त हो जाने पर भूमि का कब्जा परिदत्त नहीं किए जाने की दशा में बंधकदार के संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली धारा 183। आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है आपका बेदखली के आधार, ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट है धाराओं के सहित। एक को याद रखना है, धारा है 174, 75, 77, 80 और 83, और अंतिम हो जाएगी 83 के। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिचारियों, अतिचारी किसे कहते हैं? अतिचारी बच्चों कौन होगा? फ्री पासर। तो अतिचारियों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली धारा 183। अतिचारी आपसे पूछा हुआ है पहले, अतिचारी का क्वेश्चन आपसे पहले आरपीएससी जो है वो बना चुका है, पूछ चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखें, लगान की बकाया के लिए आसामी को तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि कौन कौन सी शर्तें हैं इसमें? निष्पादन की अन्य रीतियां, निष्पादन की अन्य सभी रीतियां कैसी हो का प्रयोग ना कर लिया गया हो, और 2 वर्ष की अवधि के भीतर उस डिग्री की संतुष्टि ना हुई हो। ठीक, आगे देखते हैं। धारा 181 क्या कहता है? इसके अंतर्गत बेदखली हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने किए जाने पर आसामी या शिकमी आसामी पर नोटिस की तामील की जाती है। लेसर इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ सकते हैं। दूसरा देखिए, किसी अतिचारी को बेदखल किए जाने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्तों की पूर्ति आवश्यक है, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे क्वेश्चन। पहली शर्त क्या होगी कि अतिचारी ने किसी भूमि पर बिना वैध अधिकार के कब्जा कर लिया हो तो क्या करेंगे? उसको बेदखल कर देंगे। दूसरा क्या होगा कि वाद दायर करने वाले व्यक्ति को अतिचारी को बेदखल करने का अधिकार दिया गया हो। कौन सी धारा हो जाएगी? 183 हो जाएगी। और धारा 183(2) के अंतर्गत ऐसे अतिक्रमी को बेदखली का प्रावधान है जिसने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। ऐसी धारा 61 में परित्यक्त समझी हुई भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। समझ में आ गया? परित्यक्त भूमि जो छोड़ दी गई है, सरकार के अंतर्गत आ गई है, और उस पर कोई कब्जा कर लेता है तो उसका उल्लेख करेंगे हम कौन सी में? धारा 61 में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो थोड़ा और, धारा 63 में 8 ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें अभिधारी का भूमि क्षेत्र में अवसान हो जाता है। जब भूमि क्षेत्र में किसी अभिधारी का हित धारा 63 के अंतर्गत समाप्त हो जाता है तो ऐसे अभिधारी को अपनी फसल को हटाकर भूमि क्षेत्र को खाली करने का अधिकार दिया गया है। ये आपका लेसर इंपॉर्टेंट है, आप स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित व्यक्ति सुधार कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है सुधार? राज्य सरकार या भूस्वामी धारा 65, खातेदार आसामी धारा 66 और 71, राज्य सरकार से भिन्न कोई भूस्वामी या भूमिधारी या भूस्वामी तहसीलदार की अनुमति से धारा 67(4), अन्य आसामी तहसीलदार की दशा में तहसीलदार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत कार्रवाई करने को अग्रसर होगा। आगे देखते हैं। इसी क्रम में बेदखली के आदेश या डिक्री के निष्पादन में कब्जा किसी वर्ष में 15 अप्रैल से पहले तथा 30 जून के बाद नहीं किया जाएगा। धारा है 184, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर बेदखली का आदेश या डिक्री के निष्पादन में अगर कब्जा करना है तो वो 15 अप्रैल से पहले और 30 जून के बाद नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं 185, यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक डिक्री या आदेश का निष्पादन दीवानी प्रक्रिया संहिता में अचल संपत्ति के प्रदान की डिक्री संबंधी उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगा। वैसे भी भूमि किसमें आती है आपके? अचल संपत्ति में, तो अचल संपत्ति के प्रावधान इस पर लागू होंगे। धारा 187 क्या कहती है? यह किसी आसामी को दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध उपचार प्रदान करती है। दोषपूर्ण बेदखली का मतलब क्या हो गया? देखो कौन कौन सी मांग की जा सकती है इसके अंतर्गत? भूमि क्षेत्र के कब्जे की मांग की जा सकती है, दोषपूर्ण बेदखली या बेकबिज किए जाने के प्रतिकार के लिए मांग की जा सकती है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई अभिवृद्धि या सुधार किया है तो उसके लिए प्रतिकर की मांग की जा सकती है।
आगे देखते हैं धारा 188, इसके अंतर्गत दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश हेतु वाद संस्थित करने के लिए निम्न बातें सिद्ध किया जाना आवश्यक है। कौन कौन सी? पहला, वाद दायर करने वाला व्यक्ति आसामी होना चाहिए। दूसरा, भूमि क्षेत्र पर उसके अधिकार या उपभोग पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया गया हो, है। और तीसरा क्या आ जाएगा? या आक्रमण की धमकी दी गई हो। और क्या आ जाएगा? तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट इस प्रकार के समस्त वाद और प्रार्थना पत्रों की सुनवाई एवं उनका निर्णय राजस्थान राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाएगा। धारा कौन सी हो जाएगी? 207। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से वाद है जिनको राजस्व न्यायालय के द्वारा विचारणीय माना जाता है? सबसे पहले कृषि भूमि के में अंश या लाभ के लिए वाद, है ना। दूसरा, कृषि भूमि में के मोचन के लिए वाद। तीसरा आ जाएगा अतिक्रमी के रूप में सरकार के विरुद्ध वाद, रास्ते संबंधी वाद, मतलब खेतों के बीच में रास्ता बनाना इत्यादि, कब्जे के साथ घोषणा के लिए वाद, खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक वाद। ये सब जो है वो आते हैं आपके राजस्व न्यायालय के अंतर्गत। अगर इनसे संबंधित कोई मामला है, आप राजस्व न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हैं? वाद दायर कर सकते हैं। आगे देखें, इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त वादों एवं कार्यवाहियों पर दीवानी प्रक्रिया संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता का मतलब हो गया सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड के प्रावधान लागू होंगे। कौन सी धारा कहलाती है? धारा 208। इंपॉर्टेंट है भाइयों, लगा लेना इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं 209, क्या कहती है ये? कि न्यायालय वादी के आवेदन पर विवाद्यक इश्यूज पर क्या करेगा? विचार किए जाने के उपरांत कोई भी ऐसा अनुतोष प्रदान कर सकता है। अनुतोष का मतलब हो गया कोई भी आपके मॉनिटरी लाभ जिसे प्रदान किए जाने में वह सक्षम है। न्यायालय ऐसा अनुतोष भी मंजूर कर सकता है जिसकी मांग आवेदक द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, आवेदक मांग नहीं भी कर रहा है तो भी अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं 212, इसके अंतर्गत न्यायालय अस्थायी व्यादेश और यदि कोई हो तो रिसीवर नियुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है? न्यायालय अस्थायी व्यादेश या कोई रिसीवर नियुक्त कर सकता है। अधिनियम की तृतीय अनुसूची में क्या क्या बताया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। अधिनियम की तृतीय अनुसूची में दावे, आवेदन, अपीलों को संस्थित किए जाने के लिए परिसीमा काल जो है वो प्रदान किया गया है। यदि परिसीमा काल के उपरांत कोई वाद, आवेदन, प्रार्थना पत्र या अपील दायर की जाती है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा, कहती है धारा 214। आगे देखिए बच्चों, यदि किसी कृषि संबंधी किसी आपदा के कारण लगान का भुगतान स्थगित कर दिया गया है, कौन करेगा? सरकार। तो परिसीमा अवधि की गणना में वह स्थगित अवधि अपमर्जित मतलब हटा दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत वादों या प्रार्थना पत्र पर दे न्यायालय शुल्क कौन सा होगा? वह होगा जो तृतीय अनुसूची के 6वें स्तंभ में निर्दिष्ट किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से प्रस्तुत किए गए या संस्थित किए गए किसी वाद या प्रार्थना पत्र पर कोई न्यायालय शुल्क दे नहीं होगा। मतलब अगर राज्य सरकार करती है तो कोई शुल्क नहीं है, व्यक्ति विशेष करता है तो शुल्क वो होगा जो तृतीय अनुसूची के 6वें स्तंभ में उल्लिखित है। आगे देखते हैं, अनुसूची 3 में राजस्व न्यायालयों के निम्नलिखित वर्ग बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिए इसको। ये आपको पहले भी दिखा चुका हूं। सबसे पहले तहसीलदार है, सहायक जलाधीश है, एडीएम, उपखंड अधिकारी एसडीएम, अपीली न्यायालय आ जाएंगे, जलाधीश आ जाएगा, डीएम, राजस्व अपील प्राधिकारी आ जाएगा और राजस्व बोर्ड आ जाएगा। ये सब मिलकर बनाते हैं आपका क्या? ये सब मिलकर बनाते हैं आपके राजस्व न्यायालय। आगे देखें, राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियां क्या क्या होंगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, राजस्व अपील प्राधिकारी को जलाधीश, उपखंड अधिकारी, सहायक जलाधीश और तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। किसको प्राप्त होंगी? एक बार देखते हैं, राजस्व के अपील प्राधिकारी को, है ना। दूसरा देखिए, जलाधीश को, उपखंड अधिकारी, सहायक जलाधिकारी और तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। उपखंड अधिकारी को सहायक जलाधीश और तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी और सहायक जलाधीश को तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। धारा कहलाती है 218। इंपॉर्टेंट है भाइयों, पढ़ लेना इसको, ढंग से याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, तृतीय अनुसूची में निर्देश समस्त वाद और प्रार्थना पत्र कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं? 217 के उपबंधों के अनुसार उनका निपटारा करने के लिए सक्षम निम्नतम श्रेणी के राजस्व न्यायालय में संस्थित या पुरस्कृत प्रस्तुत किए जाएंगे। कौन सी धारा है? धारा 220। आगे देखें, धारा 221 के अनुसार समस्त राजस्व न्यायालय राजस्व मंडल के अधीन होते हैं। राजस्व मंडल कहां पर है? अजमेर में। राजस्व मंडल के अधीन कार्य करेंगे सबके सब आपके समस्त राजस्व न्यायालय। इसी प्रकार जिले के समस्त राजस्व न्यायालय जलाधीश के, उपखंड में स्थित न्यायालय उपखंड अधिकारी के और तहसील के समस्त न्यायालय तहसीलदार के अधीनस्थ होते हैं, उसके अधीन कार्य करते हैं। आगे देखिए, यदि हम बात करें किसकी?
यदि हम बात करते हैं बच्चों राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री आदेश की, तो इसकी अपील इस अधिनियम में की गई व्यवस्था में अन्यथा नहीं होगी। कौन कहता है? धारा 222 कहती है। लेसर इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे देखिए, मूल डिक्रियों की अपील कब कब होगी? यदि उक्त कोई डिक्री तहसीलदार द्वारा पारित की गई है तो जिलाधीश को उसकी क्या कर सकते हैं? अपन अपील कर सकते हैं। यदि डिक्री किसी सहायक जिलाधीश ने की है या उपखंड अधिकारी ने की है या जिलाधीश द्वारा पारित की गई है तो राजस्व अपील प्राधिकारी को इसकी अपील की जाती है। धारा हो जाएगी 223। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं, अपील में जिलाधीश द्वारा पारित डिक्री की अपील कौन करेगा? द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष होगी, इसके समक्ष की जाएगी। और अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित डिक्री की अपील, द्वितीय अपील कहां होगी? बोर्ड में होगी, राजस्व मंडल में होगी। धारा 224 कहती है। ये भी आपके दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इनको। राजस्व मंडल या राजस्व बोर्ड में द्वितीय अपील निम्नलिखित 4 आधारों पर ही की जा सकती है। 4 ही आधार हैं जिन आधारों पर आप मंडल में अपील कर सकते हैं। पहला आधार आता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय विधि या विधि का बल रखने वाले किसी प्रथा के विरुद्ध होगा, या फिर राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा से संबंधित किसी महत्वपूर्ण विवाद्यक का निश्चय नहीं किया, इशू का निश्चय नहीं किया हो, या फिर यह कि निर्णय अभिलिखित साक्ष्य के प्रभाव के विपरीत है। कौन है? निम्नलिखित आदेशों के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। कौन कौन से हैं? एक तो इस अधिनियम के तृतीय अनुसूची में उल्लिखित आवेदनों पर पारित अंतिम आदेश, तब कर सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 212 में उल्लिखित आदेश या दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 में उल्लिखित आदेश, इन सब के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। आगे देखो, आदेशों के, आदर्श नहीं है बच्चों, आदेश है ये, आदेशों के विरुद्ध अपील कौन कौन है? यदि आदेश तहसीलदार देगा तो अपील कहां करेंगे अपन? जिलाधीश के समक्ष, अभी देखा था। यदि आदेश सहायक जिलाधीश, उपखंड अधिकारी या जिलाधीश करते हैं तो अपील कहां करेंगे अपन? राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष, दिख रहा है। और यदि राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश है तो कहां करेंगे अपन? राजस्व मंडल या राजस्व बोर्ड के समक्ष अपील की जाएगी। सेम ही हो गया। मंडल किसी अपील को या तो मंजूर कर सकेगा या सरसरी तौर पर खारिज कर सकेगा। यह कौन कहता है? धारा 226 कहती है। आगे देखो, किसी मामले में किसी कार्रवाई में मामले के गुणदोष पर प्रभाव नहीं डालने वाली कोई भी डिक्री आदेश निम्नलिखित आधारों पर उल्टा, परिवर्तित या पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिपेक्षित नहीं किया जाएगा। कौन कौन से केस हैं जिसमें नहीं किया जाएगा? पक्षकारों का कुसंयोजन, माने संयोजित ना हो, अलग अलग हो। दूसरा, वाद कारणों के कुसंयोजन या कोई त्रुटि या कोई अनियमितता। आगे देखें, अपीलों का परिसीमा काल कैसा कैसा है? कलेक्टर को अपील कितने दिन में की जाएगी? 30 दिन। राजस्व अपील प्राधिकारी को 60 दिन, राजस्व मंडल को 90 दिन। धारा है 228, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। धारा 228 के तहत कलेक्टर के समक्ष 30 दिन में, अपील प्राधिकारी के समक्ष 60 दिन में और राजस्व मंडल के समक्ष 90 दिन में क्या करनी होगी? अपील करनी होगी। परिसीमा काल डिक्री आदेश पारित होने के दिनांक से प्रारंभ होगा, ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, धारा 229, इसमें राजस्व न्यायालय और बोर्ड की पुनरावलोकन की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। पुनरावलोकन की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और पुनरावलोकन की शक्ति कहां से प्राप्त हुई है? दीवानी प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड के आदेश 47 नियम 1 के प्रावधानों के अनुसार अधीन होगी, इसके अधीन काम करेगी। इंपॉर्टेंट है। धारा 230, इसमें राजस्व मंडल और धारा 231 में उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उन दोनों धाराओं में उल्लिखित पुनरीक्षण के आधार धारा 115 दीवानी प्रक्रिया संहिता के समान होते हैं। आगे देखें, राजस्व मंडल पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग तभी करेगा जब वो कोई भी निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो। कौन कौन सी? किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा कोई मामला अधिनिर्णित किया गया हो, निर्णय दिया गया हो उस पे, और ऐसे मामलों के विरुद्ध बोर्ड या किसी दीवानी न्यायालय में अपील दायर किए जाने का प्रावधान ना हो, तो ही मंडल जो है वो उसकी सुनवाई करता है। आगे देखो, धारा 232, क्या है धारा 232? इसके अंतर्गत कलेक्टर को अपने अधीन राजस्व न्यायालयों द्वारा निर्णीत और विचाराधीन मामलों को बोर्ड निर्देशित करने की शक्ति प्रदान की गई है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं धारा 233, किसी वाद, कार्यवाही, आवेदन या अपील को बोर्ड द्वारा एक राजस्व न्यायालय से दूसरे राजस्व न्यायालय में अंतरित किए जाने का प्रावधान है। लेसर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके जिलाधीश और उपखंड अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय से किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग को वापस ले सकता है और ऐसे मामलों के किसी वर्ग पर स्वयं विचार कर सकता है, अथवा उसे किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में जो उसकी सुनवाई करने के लिए सक्षम हो अंतरित कर सकता है, कहती है धारा 235।
आगे देखें, धारा 239 क्या कहता है? इसके प्रावधानों से एक चीज स्पष्ट है कि यदि राजस्व न्यायालय के सामने सांपत्तिक अधिकार का प्रश्न उठता है कि संपत्ति किसकी है, तो वह उसे सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय को निर्णय हेतु प्रेषित कर देगा। कौन कर देगा? राजस्व न्यायालय। आगे देखें, इसी प्रकार यदि सिविल न्यायालय में काश्तकारी अधिकार संबंधी प्रश्न उत्पन्न हो जाए तो वह उसे सक्षम अधिकारिता वाले राजस्व न्यायालय को प्रेषित कर देगा। काश्तकारी की बात आएगी तो राजस्व न्यायालय, और अगर सांपत्तिक अधिकार की बात आएगी तो सिविल न्यायालय, या कौन सा हो जाएगा? आपके जो आपके दीवानी न्यायालय है उनको प्रेषित किया जाएगा। जब किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को यह संदेह हो कि क्या वह किसी वाद, मामले या कार्रवाई, प्रार्थना पत्र या अपील को ग्रहण करने में सक्षम है, तो वह न्यायालय अभिलेख को अपने संदेह का कारण बताते हुए उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम होगा और उन समस्त न्यायालय द्वारा मान्य होगा जो उच्च न्यायालय अथवा बोर्ड के अधीन होंगे। धारा 243। आगे देखें, जब सिविल या राजस्व न्यायालय में संस्थित किए गए किसी वादी को अपील सिविल न्यायालय में होती है तो यह संपत्ति की बात गलत न्यायालय में संस्थित किया गया था, अपील न्यायालय द्वारा नहीं सुना जाएगा जब तक कि वह आपत्ति प्रथम न्यायालय में ही नहीं उठाई गई हो। आगे देखो, आपत्ति प्रथम न्यायालय में उठाई जाने पर अपील न्यायालय अपील का निपटारा इस प्रकार करेगा माना वह वाद उपयुक्त न्यायालय में संस्थित किया गया था। लेसर इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भूमि के लगान और उसकी उपज में से लाभ के बकाया के लाभ में रूप में किसी रकम का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उसे वसूल करने के लिए वाद संस्थित कर सकता है। धारा 246। आगे देखते हैं, कोई भूमि धारक जिसने किसी सहभागी द्वारा देय राजस्व के बकाया का भुगतान किया है, कोई भी सहभागी जिसने भूसंपत्ति धारक के अन्य सहभागी द्वारा देय राजस्व में बकाया का भुगतान किया हो, उस भुगतान की गई रकम के लिए वाद संस्थित कर सकता है। यह कहता है धारा 247। लेसर इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके द्वारा विशेष रूप से अन्यथा उपबंधित दशा के सिवाय इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निमित्त नियमों से पैदा होने वाले किसी भी मामले जिसके प्रतिवाद स्वरूप उसमें वाद, प्रार्थना पत्र, अपील या अन्य रूप से उपबंधित की हुई है, इसके संबंध में सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। धारा कहलाती है 256। और अंतिम है आपका नेक्स्ट है आपका भू राजस्व अधिनियम 1956। इसको बच्चों देखेंगे अगली क्लास में। इसको एक बार आप थर्डली रिवाइज करें और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कीप कंटिन्यू। थैंक यू।